बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाउ टू कैलकुलेट फंक्शनल पॉइंट एनालिसिस। और एफपीए एक एस्टिमेशन टेक्निक है, जैसा कि हमने प्रीवियस जो लेक्चर्स थे, सीरीज थी, उसमें स्टडी किया था डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ एस्टिमेशन। एफपीए जो है इनमें से एक है। इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं। ये एजे एल्ब्रेच की तरफ से डेवलप की गई थी 1979 में, और ही वाज वर्किंग इन आईबीएम। और at that time there were not too much options to calculate or estimate the size or effort of the project. So it was basically meant कि हम सॉफ्टवेयर का साइज और उसकी प्रोडक्टिविटी मेजर करें। ये मेट्रिक यूज की जाती थी। इसका बेसिस ये था कि अमाउंट ऑफ फंक्शनैलिटी को मेजर कर लिया जाए, तो हम ये मेजर कर सकते हैं कि सिस्टम जो हमने बनाना है उसमें कितना एफर्ट लगेगी। ये क्वांटिफाई करते हैं मेथड के जो साइज है और कॉम्प्लेक्सिटी है उस एप्लीकेशन को, यानी आप जो साइज सॉफ्टवेयर का बनाने जा रहे हैं और जो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी, उसको क्वांटिफाई करने की ये मेथड जो है उसका मेन पर्पस है। इसकी जो क्वांटिफिकेशन है वो बेस करती है इनपुट्स के ऊपर और आउटपुट के ऊपर, इंक्वायरीज के ऊपर, इंटरनल फाइल्स के ऊपर और इंटरफेसेस के ऊपर। अब ये सब चीजें क्या है आगे हम देखते हैं इनको। तो पर्पस ये था कि बजाय इसके कि हम लाइन ऑफ कोड काउंट करें, हमें डेटा स्ट्रक्चर्स यानी फंक्शन पॉइंट्स काउंट करने चाहिए, यानी फंक्शनैलिटी जो उसको टारगेट करना चाहिए कि वो क्या है। इसका पर्पस ये था कि एक यूजर ओरिएंटेड मेथड हो सिस्टम के फंक्शंस का, और जो कि बिजनेस एप्लीकेशंस के लिए एक ऐसा मेथड हो जो कि सूटेबल हो। इसकी वजह से हमने फंक्शन पॉइंट एनालिसिस को ऑप्ट किया और इसको बनाया गया था। Although it is less suitable for systems such as compilers या real time systems. So अब हमारे पास एक चीज आ गई कि if हमारी जो एप्लीकेशन है that is business oriented application, desktop application टाइप की एप्लीकेशन के लिए हमारे पास जो फंक्शन पॉइंट एनालिसिस का मेथड है it will be suitable as compared to the एप्लीकेशन जस्ट लाइक कंपाइलर्स या रियल टाइम सिस्टम्स, उनके लिए सुटेबल ज्यादा नहीं होगा। कुछ की इनपुट्स हैं जो इस मेथड में हमें चाहिए होंगी, हमें उनको पहले फाइंड आउट करना होगा, उसके ऊपर बेस कर रहा होगा हमारा एनालिसिस इस पूरे मेथड का। इनपुट्स, आउटपुट टाइप्स, इंक्वायरी टाइप्स, लॉजिकल इंटरफेस फाइल्स कितनी हैं, और इंटरफेसेस। अब ये वो तमाम चीजें हैं जो हमें, जो सिस्टम हम बनाने जा रहे हैं उसमें हमें ये मालूम करना है कि हाउ मेनी इनपुट्स आर बीइंग यूज्ड इन द सिस्टम व्हिच वी आर गोइंग टू डेवलप। आउटपुट टाइप्स जो है वो कितनी है, उस सिस्टम में कितनी, सिस्टम कितने टाइप्स के आउटपुट जनरेट करेगा, सिस्टम में कितने किस्म की जो है क्यूरीज यूज होंगी, सिस्टम के जो लॉजिकल इंटरफेसेस है कितने हैं, देन उसके ओवरऑल इंटरफेसेस कितने हैं। आफ्टर कंप्यूटिंग ऑल दिस थिंग्स हम ये करते हैं कि मैप करते हैं उनको लाइन ऑफ कोड के ऊपर, मेक श्योर करने के लिए कि जो हमने एक एस्टिमेशन लगाई है वो जो लाइन ऑफ कोड वाला मेथड है उससे भी जो है बैक ट्रैक हो रही है, वेरीफाई हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, नाउ लेट्स कम टुवर्ड्स द स्टेप्स फॉर कैलकुलेटिंग द एफपीए। स्टेप 1 पे आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले कंप्यूट करेंगे अनएडजस्टेड क्रूड फंक्शन पॉइंट्स, यूएफसी, अनएडजस्टेड फंक्शन पॉइंट्स, क्रूड फंक्शन पॉइंट्स। ठीक है, स्टेप 2 होगा कंप्यूट द आरकेएफ फैक्टर, यानी रिलेटिव कम्प्लेक्सिटी एडजस्टमेंट फैक्टर, इसको हम आरकेएफ कहेंगे आसानी के लिए। उसके बाद ये जो आरकेएफ की वैल्यू है ये हमें जस्ट टू मेक श्योर ये वेरी करेगी 0 से लेके 70। आरकेएफ की वैल्यू इनमें से किसी इस वैल्यू के दरमियान ही आनी चाहिए। उसकी रीजन ये है कि जो वैल्यूज मैक्सिमम असाइन की जा रही है डिफरेंट एलिमेंट्स को, वो टोटल सम होकर मैक्सिमम 70 बनती है। आरकेएफ के बाद हमारा जो थर्ड स्टेप होगा, वी विल कैलकुलेट द फंक्शन पॉइंट्स। अब हमारे पास तमाम चीजें आ गई थी, यूएफसी आ गए, सीएफपी आ गए, आरकेएफ आ गए और ये सब चीजें आ गई। इसको हम फॉर्मूला हमारे पास ये गिवन है कि सीएफपी को मल्टीप्लाई करेंगे 0.65 से और प्लस करेंगे 0.01 में और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इस फैक्टर को आरकेएफ से। ये जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास होंगे फंक्शन पॉइंट्स।
सो लेट्स मूव टुवर्ड्स दैट कि हम स्टेप 1 कैसे परफॉर्म करेंगे, 2 कैसे परफॉर्म करेंगे और 3 कैसे परफॉर्म करेंगे। वेल, रिलेटेड टू द क्रूड फंक्शन पॉइंट्स, ये क्या होते हैं? ये हमारे पास 5 टाइप के कंपोनेंट्स हो सकते हैं सॉफ्टवेयर के। नंबर ऑफ यूजर इनपुट्स क्या है, नंबर ऑफ यूजर आउटपुट्स क्या है, नंबर ऑफ यूजर ऑनलाइन इंक्वायरीज क्या है उनकी, नंबर ऑफ लॉजिकल फाइल्स कौन कौन सी यूज हो रही है, नंबर ऑफ एक्सटर्नल इंटरफेसेस कौन कौन सी यूज हो रहे हैं। सो ये हम अपने प्रोजेक्ट के लिहाज से देखेंगे और हर प्रोजेक्ट पे ये वैल्यूज जो है वेरी करेंगी। ये न्यूमेरिकल वैल्यूज आएंगी। लेट्स से हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसमें इनपुट टाइप्स जो इनपुट ली जा रही हैं वो 2 तरह की फाइल्स है। सो हमारे पास यूजर इनपुट्स की वैल्यू 2 हो जाएगी। अगर सिस्टम जो हमें आउटपुट जनरेट कर रहा है वो सिंगल है, लाइक 1 है, वो एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म में हमें आउटपुट जनरेट कर रहा है, तो हमारे पास यूजर आउटपुट की वैल्यू 1 हो जाएगी। इस तरह से नंबर ऑफ यूजर ऑनलाइन क्यूरीज, यूजर कितनी क्यूरीज प्लेस कर सकता है हमारे सॉफ्टवेयर को लेके, ये वैल्यू जो है ये डिपेंड करेगी हमारे अगेन सिनेरियो पे। अगर हम कह रहे हैं कि यूजर 3 टाइप्स की डिफरेंट क्यूरीज जो है वो कर सकता है हमारे सॉफ्टवेयर पे, तो इसमें यहाँ पे वैल्यू हमारी 3 आ जाएगी। नंबर ऑफ लॉजिकल फाइल्स कितनी बन रही है सिस्टम में, एक एस्टिमेट होता है कि सिस्टम के साथ हमारे पास इतनी फाइल्स बनेंगी, वो नंबर ऑफ फाइल्स जो है वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। नंबर ऑफ एक्सटर्नल इंटरफेसेस इन्वॉल्व्ड, के एक्सटर्नल इंटरफेसेस इस सिस्टम के साथ कितने कनेक्टेड हैं। एक्सटर्नल इंटरफेस होंगे, लेट्स से हमारे पास सिस्टम में कोई पेमेंट गेटवे है कनेक्टेड, या जिस तरह से हमने बात की थी कि नादरा का सिस्टम है, हमने वेरिफिकेशन ऑफ द CNIC उसको यूज करना है उसका इंटरफेस, तो वो हो जाएगा। सो ये हमारे सिस्टम में कितने हैं, 1 है, 2 है, 3 है, वो उसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। इन तमाम कंपोनेंट्स के ऊपर कुछ ना कुछ वेटेड फैक्टर्स अप्लाई किए जाते हैं उनकी कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से, फिर हम उसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। डिटेल्स आ रहेगी इसकी। हमारे पास द कॉन्सेप्ट ये है कि हम फंक्शन पॉइंट्स में सिस्टम को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करें और उसके बाद उसके एक एक पार्ट के लिए कैलकुलेशन परफॉर्म करें ताकि कोई भी चीज़ है वो मिसिंग ना हो। एक्सटर्नल इनपुट्स, एक्सटर्नल आउटपुट्स, एक्सटर्नल इंक्वायरीज, एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल्स और इंटरनल लॉजिकल फाइल्स, ये तमाम चीज़ें जो हैं यहाँ पे इनकी डिटेल यहाँ भी मेंशन्ड है। सो हम ये जो रिजर्व वर्ड्स हैं या जो एब्रीविएशंस हैं ये भी यूज कर सकते हैं इनके लिए, जस्ट टू मेक थिंग्स इजियर। आपको ये भी कुछ जगहों पे नजर आएंगे। अब आगे CFP की तरफ। CFP में हमारे पास, जैसे हमने कहा था कि यूजर इनपुट्स, यूजर आउटपुट्स, क्यूरीज, लॉजिकल फाइल्स, एक्सटर्नल फाइल्स, हम एक टेबल इस तरह से बना लेते हैं और जैसे कि हमने कहा था हमने इन तमाम चीजों को वेटिंग फैक्टर असाइन किया होता है। तो उस वेटिंग फैक्टर के हिसाब से हम जैसे यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे, हमारे पास लेट्स से अगर यूजर इनपुट्स जो हैं वो 2 हैं तो हम यहाँ पर 2 लिख देंगे। अब यहाँ पे आपको नजर आ रही है 3 चीजें, सिंपल, एवरेज और कॉम्प्लेक्स। अगर हमारे पास सिस्टम जो है वो सिंपल की कैटेगरी में फॉल हो रहा है, यूजर इनपुट्स जो हैं वो सिंपल यूजर इनपुट्स की कैटेगरी में फॉल हो रही हैं, तो हम यहाँ पे उसकी वैल्यू लिखेंगे इस जगह पे। अगर यूजर इनपुट्स जो हैं वो उनका जो काउंट है वो कम्प्लेक्स की कैटेगरी में फॉल हो रहा है तो हम उसकी वैल्यू यहाँ लिखेंगे। अगर यूजर इनपुट्स जो हैं वो कम्प्लेक्स हैं तो उनको यहाँ लिखेंगे। इसी तरह से यूजर आउटपुट्स को भी देखेंगे हम, अगर उनकी जो टाइप है वो सिंपल कैटेगरी में फॉल हो रही है या एवरेज में फॉल हो रही है या कॉम्प्लेक्स में फॉल हो रही है, तो हम इस तरह से, यानी पॉइंट ये है यूजर इनपुट की वैल्यू किसी एक जगह पे लिखी जाएगी, या यहाँ पर या यहाँ पर या यहाँ पर, हर जगह पे हम तीनों जगह पे वैल्यूज पुट नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब लेट से हमने हमने कहा जो यूजर इनपुट्स हैं उनकी टाइप सिंपल है। सिंपल डिपेंड करेगी कि हमारे पास जो है वो एक फैक्टर है, वो ये है कि नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स कितनी इन्वॉल्व हो रही है उनके साथ एसोसिएट हो रही हैं। लेस देन 5 ट्रांजेक्शन्स हैं तो सिंपल होगी, अगर 5 से ज्यादा है तो एवरेज होगी, और अगर 10 से ज्यादा है तो फिर कॉम्प्लेक्स होती है। ठीक है, इस बेसिस पे हम एज्यूम करके वैल्यूज यहाँ पे लिख लेते हैं, देन उसको हम यहाँ पर टोटल सम कर लेते हैं। अब आपको यहाँ पे नजर आ रहा है A और B को हम मल्टीप्लाई करके वैल्यू यहाँ लिखते हैं और ये वैल्यू जो टोटल हो जाएगी वो यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगी। इसी तरह से यूजर आउटपुट्स को जो हम करेंगे, लेट से हम इनका जो हमें वैल्यू अगर हम लेट से यहाँ लिख रहे हैं उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इस फैक्टर से, जो वेट असाइन किया हुआ है, और उस वैल्यू को यहाँ लिखेंगे और इसको हम फर्दर यहाँ ट्रांसफर कर देंगे।
तो इस तरह से हमें पूरे का पूरा टेबल फिल करना है। जब ये पूरा टेबल फिल कर लेंगे तो जो वैल्यूज यहाँ पर आएंगी उनको हम टोटल सम करके यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है। जो स्टेप 2 था हमारा वो था आरकेएफ कैलकुलेशन। अब आरकेएफ हमारे पास क्या है, हमने कहा था कि जी टोटल समीशन ऑफ द एसआई। एसआई हमारे पास डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो एक टेबल की फॉर्म में हमें मिले हुए हैं, और हर फैक्टर को हमने यानी डिफरेंट किस्म की ऑप्शंस हैं, उनको हमने ग्रेड असाइन किए हुए 0 से लेकर 5 तक नंबरिंग असाइन की हुई है। 14 डिफरेंट किस्म के जो एस फॉर सब्जेक्ट्स कह लें, क्वेश्चंस कह लें, फैक्टर्स कह लें, ठीक है, जो कि सब्सटेंशियली इफेक्ट करते हैं सिस्टम की डेवलपमेंट को, एफर्ट पे वो डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। सो हम ये करते हैं कि उन 14 जो डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट्स हैं उनके अगेंस्ट जो मार्किंग हुई हुई, नंबरिंग हुई हुई है 0 से लेके 5 के दरमियान के, उसके अकॉर्डिंगली कोई चीज कितनी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद वो 14 की वैल्यूज जो आती है उनको हम सम कर लेते हैं। अब ये वो आरकेएफ फॉर्म है जिसकी हम बात कर रहे थे। यहाँ पे आपको 14 किस्म के डिफरेंट किस्म के सब्जेक्ट्स या क्वेश्चंस नजर आ रहे हैं जिनको हम फैक्टर्स भी कह सकते हैं, और आगे इनका ग्रेड नजर आ रहा है। लेट्स से हम कहते हैं जी रिक्वायरमेंट फॉर रिलायबल बैकअप एंड रिकवरी। हाउ मच बैकअप एंड रिलायबल बैकअप एंड रिकवरी इज important to your system. If it is too much important, then give it 5. If it is very least important or not important, then give it 0. ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट है जी डेटा कम्युनिकेशन, जो है डेटा की आपस में कम्युनिकेशन हो रही है, वो कोई रिक्वायरमेंट आपके सिस्टम में है कि नहीं है। अगर नहीं है इसको 0 असाइन कर दें। ठीक है। इस तरह से एक्सटेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग हर सिस्टम में नहीं होती है। अगर आपके सिस्टम में जरूरत है और उसकी पॉसिबिलिटी भी है तो आप इसको वैल्यू असाइन करेंगे कोई ना कोई। सो इन शॉर्ट इन तमाम चीजों को हमने पढ़ के वैल्यूज असाइन करनी है कि क्या हमें परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो हम इनको 5 असाइन कर देंगे। हमारे लिए ऑपरेशनल एनवायरनमेंट जो है वो कौन कौन से पॉसिबल हैं, कितने पॉसिबल हैं, उनकी क्या प्रायोरिटीज है, उसके हिसाब से हम यहाँ से वैल्यू उनको असाइन कर देंगे। ऑनलाइन डेटा एंट्रीज की जो कितने एक्सटेंट तक है, वो ज्यादा है या कम है या बिल्कुल नहीं है, उसके हिसाब से हम यहाँ पे वैल्यू असाइन कर देंगे। मल्टी स्क्रीन और मल्टीपर्पज ऑनलाइन डेटा, ये हमारे पास हो रहा है कि नहीं हो रहा, हम उसके अकॉर्डिंगली वैल्यू यहाँ पे असाइन कर देंगे। अपडेटिंग ऑफ द मास्टर फाइल्स, क्या आपके सिस्टम बार बार फाइल्स अपडेट भी करने की उसमें रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। क्या आपकी जो कम्प्लेक्स इनपुट आउटपुट्स और क्यूरीज और फाइल्स हैं वो कम्प्लेक्स हैं। क्या आपका जो डेटा प्रोसेसिंग है वो डिफिकल्ट और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, या सिंपल वे में आपने एक जस्ट क्यूरी लगाई और उसको प्रोसेस कर लेते हैं। Extend that currently developed code can be designed for reuse. क्या आपने ये भी ख्याल रखना है कि कोड जो आप लिख रहे हैं उसको हमने फ्यूचर में रीयूज भी करना होगा। अगर आपने उसको रीयूज करना है और आपके पास देखिए इम्पोर्टेंट फैक्टर है तो इसकी वैल्यू जाहिर है ज्यादा होगी, 4 या 5 आप कर देंगे। अगर ये कोई इतना खास फैक्टर नहीं है, यू डोंट नीड टू रीयूज द कोड, तो फिर आप शायद इसको 1 या 2 रखें, या बेशक अगर बिल्कुल भी नहीं है तो शायद 0 रखते हैं आप इसको। Then extent of conversion and installation included in the design. क्या सिस्टम को कन्वर्ट भी करना है और इंस्टॉलेशन भी प्रोवाइड करनी है उसकी, इसका मतलब उसके लिए भी एफर्ट्स और टाइम लगेंगे, तो उसको भी हम फिर एक प्रॉपर किस्म की वैल्यू असाइन करेंगे। एक्सटेंट ऑफ मल्टीपल इंस्टॉलेशंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड वेराइटी ऑफ कस्टमर ऑर्गेनाइजेशंस। क्या आप उस सिस्टम के साथ मल्टीपल टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो अटैच है, या हमने मल्टीपल जगहों पे उसको इंस्टॉल करना है ऑर्गेनाइजेशन में, या एक जगह पे करना है। तो इसका मतलब है हमें ज्यादा टाइम भी लग सकता है और कम टाइम भी लग सकता है, डिपेंडिंग अपॉन अगर हमें ज्यादा जगहों पे इंस्टॉल करना है। तो इसका आंसर हम कर देंगे यहाँ पे एक्सटेंड ऑफ चेंज एंड फोकस ऑन ईज ऑफ यूज। तो हाउ मच यू आर टारगेटिंग के सिस्टम शुड बी इजी टू यूज एंड सिस्टम शुड बी मॉडिफाइएबल एंड मेंटेनेबल। ये अगर आपकी ये भी आपकी रिक्वायरमेंट्स में शामिल है चीजें, तो दिस मीन्स इन यहाँ से इनको कुछ वैल्यू असाइन करें। तो जिस तरह से आपने हर इन 14 के 14 क्वेश्चंस को जब आप वैल्यूज असाइन करेंगे उन सबको यहाँ पे आपने सम कर लेना है। जब आप यहाँ पे सम कर लेंगे वो आपके पास क्या आ जाएगा, आर कैफ। ठीक है। अब आर कैफ भी हमारे पास आ गया, अब सी एफ पीज भी आ गए। नेक्स्ट हमारे पास चीज है, हमने टेक्निकल कम्प्लेक्सिटी फैक्टर फाइंड करना है, टीसीएफ।
TCF जो है वो डिपेंड करता है आर कैफ के ऊपर। हम बेसिकली आर कैफ को मल्टीप्लाई करते हैं इस वैल्यू से और इसमें सम कर देते हैं ये वैल्यू। अगर आप डायरेक्टली इसको कैलकुलेट ना भी करें तो भी आप जो है वो सिंपल जो हमने पीछे फॉर्मूला देखा था ये वाला, इसमें अब आपके पास CFP की वैल्यू भी आ गई है और RKF की वैल्यू भी आ गई है, आप सिंपल इसमें भी पुट कर सकते हैं। लेकिन जस्ट फॉर योर नॉलेज ये जो वैल्यू है तीनों 0.65 प्लस 01 इंटू RKF, ये वैल्यूज इनको हम TCF कह रहे हैं, टेक्निकल कम्प्लेक्सिटी फैक्टर। सो जो फॉर्मूला आपको नेक्स्ट यूज नजर आ रहा है वो CFP को मल्टीप्लाई किया गया है TCF से। तो आप या इस तरह से कर लें, इसको TCF का नाम ना दें, या आप TCF का नाम दे के उस तरह से कर लें। ये डिपेंड करता है, समटाइम आपको जो प्रॉब्लम पेपर में दी जाती है उसमें TCF गिवन होता है, उसमें आपके लिए फिर आसानी बन जाती है कि आप TCF इंटू आपने सिर्फ CFP कैलकुलेट करना होगा और आप उसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सो आपके पास ये जो दोनों वैल्यूज आ जाएंगी इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास फंक्शनल पॉइंट्स आ जाएंगे। ठीक है, अब इसी एग्जांपल को एक केस स्टडी के लिए सॉल्व किया गया है। अटेंड मास्टर सिस्टम है एक, उसकी हमें नंबर ऑफ इनपुट्स बता दी गई है और नंबर ऑफ आउटपुट्स जो वो डिलीवर कर रहा है वो भी बता दी गई है, वो कितने इंटरफेसेस से कनेक्टेड है ये बता दिया गया हमें। ये एक किस्म की हमें इस किस्म की डायग्राम दे दी जाएगी, इसको देखते हुए हमने अंदाजा लगाना है कि हमारे पास वैल्यूज कौन कौन सी होंगी। जब हमने इसको सॉल्व किया तो आप यहाँ देख रहे हैं कि हमने सबसे पहले CFP कैलकुलेट करना था इसका। हमने कहा कि जो यूजर इनपुट्स हैं वो 1 है और वो सिंपल काउंट में आ रही है, तो हमने इसको यहाँ पे लिख दिया है। और उसके बाद हमने इसको जो है टोटल सम किया। आप यहाँ देख रहे हैं कि हमने यहाँ कुछ नहीं लिखा है। ठीक है, कुछ यूजर इनपुट्स हमारी जो है वो कम्प्लेक्स हैं, उसको हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि हमारी एक यूजर इनपुट जो है वो सिंपल है और एक जो है वो कॉम्प्लेक्स की कैटेगरी में भी आ रही है। तो ये वो वाला सिनेरियो है जब आपके पास यूजर इनपुट्स जो है वो डिफरेंट टाइप्स की हों। अगर आपके पास सारी की सारी यूजर इनपुट जो है वो सिंपल हो तो आप सिंपल यहाँ पे 2 लिख देंगे। अब इस सिनेरियो में क्या आता, हमारी एक इनपुट जो थी यूजर इनपुट वो सिंपल की कैटेगरी में थी और एक जो कॉम्प्लेक्स की कैटेगरी में थी, इसलिए हमने इसको सेपरेटली ट्रीट किया है। ठीक है, मैम ये जी मैम पीछे डायग्राम से बता सकती हैं कि कैसे पता चला कि ये कम्प्लेक्स है ये सिंपल है जी ये देखें। इनपुट? अच्छा मैं इसको एक दफा फिनिश कर लूं उसके बाद फिर हम उसकी तरफ वापस आते हैं। ठीक है, अभी लेट से हमने इसको सिंपल भी लिख दिया और कॉम्प्लेक्स भी लिख दिया। हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू टोटल सम कर ली कि 3 प्लस 6, हमने यहाँ पे 9 लिख लिया। क्लियर? देन इसी तरह से हमने यहाँ पे देखा यूजर आउटपुट्स जो हैं वो 2 एवरेज टाइप के आउटपुट्स हैं और एक हमारे पास जो है वो कॉम्प्लेक्स टाइप की आउटपुट है। इनको हमने टोटल सम किया। ठीक है, इसके वैल्यू लिख ली। इस तरह से हमने इन तमाम चीजों के लिए इनके वैल्यूज हैं। अब यहाँ पे देखें यूजर ऑनलाइन क्यूरीज जो थी, एक सिंपल नजर आ रही है, एक एवरेज नजर आ रही है और एक को हमने कम्प्लेक्स ट्रीट किया है। इन सब की वैल्यूज जो है हमने सम करके 13 लिख ली। ये जो वैल्यूज हैं ये वेट्स हैं, इनको आप चेंज नहीं करेंगे किसी भी सिनेरियो में। ये वैल्यूज वेट्स हैं एंड देन दीज आर आल्सो वेट्स। ठीक है, और ये जो रेड कलर में वैल्यूज नजर आ रही हैं ये आपने अपनी केस स्टडी से या जो आपका सिस्टम है उसके सिनेरियो से लेके लिखनी होती हैं। और ये सब जब मैम इम्प्लीमेंट ये हो हर जाएगा। दफा सेम ही रहेंगे? कौन सी? ये वेट फैक्टर जो है वेट हमेशा फिक्स रहेंगे, जैसे हमने प्रीवियस आपको मैंने दिखाई बता टेबल, अगर मैं पीछे जाऊं तो ये देखें, ये अभी हमने फिल नहीं किया, हमने कहा ये फिक्स्ड वैल्यूज है, ये फिक्स्ड वैल्यूज है, ये फिक्स्ड वैल्यूज है, दे आर नॉट गोइंग टू चेंज। यहाँ पे क्या आएगा या यहाँ पे क्या आएगा, ये वैल्यूज ब्लैंक है, इनको हम अपने प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेरी करेंगे, अपनी केस स्टडी के हिसाब से वेरी करेंगे। आपने इसी तमाम वैल्यूज फिल कर ली, इसमें टोटल सम करके आपने BF की वैल्यू आपने निकाली 81। अब हम आगे आ जाएंगे RKF कैलकुलेशन की तरफ। अब हमने कहा जी RKF कैलकुलेशन में हमारे पास जो सिनेरियो था उसमें जितने भी रिक्वायरमेंट्स गिवन थे उसके हिसाब से हमारे पास रिलायबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है, तो हमने इसको 5 असाइन कर दिया। हमने कहा कि डाटा कम्युनिकेशन की जरूरत नहीं है इसलिए हमने इसको 0 असाइन कर दिया। हमने कहा कि डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग भी नहीं हो रही सिस्टम में इसलिए वो भी हमारे लिए अनइम्पॉर्टेंट है, हमने उसको भी 0 असाइन कर दिया। इस तरह से हमने तमाम ये 14 के 14 क्वेश्चंस को अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से वैल्यूज जो हैं वो असाइन कर दी हैं और आपने इन तमाम वैल्यूज को सम कर लेना है। लाइक 5 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 5 प्लस 0
+4 +2 2 4 +4 +3 +2 +5 +5, ये टोटल सम जितना भी बनेगा वो आपने यहाँ लिख देना है, दैट विल बी योर आर कैफ वैल्यू। ठीक है, अब आपके पास आर कैफ भी आ गया, आप टीसीएफ भी फाइंड कर सकते हैं, जिस तरह से हमने कहा था कि टीसीएफ की वैल्यू आ गई। अब टीसीएफ की अगर वैल्यू आ जाती है तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये फंक्शनल पॉइंट्स आ जाएंगे। तो आपको इतने फंक्शनल पॉइंट्स के लिए जो है वो एफर्ट्स लगानी है। ठीक है, अब आते हैं बैक पे, जो हमने कहा था कि हाउ डू वी नो दैट के इनपुट्स जो है वो कितनी है, क्या इस तरह से है। अब हमारे पास जो इनपुट्स आ रही हैं, एम्प्लॉयज की अटेंडेंस क्लॉक की एक इनपुट आ रही है और दूसरी ह्यूमन रिसोर्स यूनिट से इनपुट आ रही है। अटेंडेंस की जो इनपुट है आप देख रहे हैं कि वो नॉर्मल अटेंडेंस मार्क कर देनी है उसने, और वो यस या नो की फॉर्म में होती है, जस्ट मतलब आपने टिक कर देना, अटेंडेंस मार्क हो जाएगी। लेकिन कुछ इनपुट हमारे पास आ रही है ह्यूमन रिसोर्स यूनिट से। अब ये इनपुट्स क्या है, यहाँ पे कहा जा रहा है जी मैनुअल स्पेशल अटेंडेंस रिकॉर्ड्स है वो मेंटेन किए जाएंगे। अब मैनुअल का मतलब है कि आपके पास डॉक्यूमेंट आएगा, पहले आपने उसको देखना है, उसके बाद आपने उसको फीड करना है, और कुछ और भी आपके पास इनपुट्स आ सकती है ह्यूमन रिसोर्स से जिनको आपको मैनेज करना है। तो अब यहाँ पे हमने कहा कि जो एम्प्लॉयड एड्रेस खुद मार्क कर रहा है वो तो नॉर्मल एक सिंपल किस्म की इनपुट आ रही है। इसी तरह से जो ह्यूमन रिसोर्स इनपुट आ रही है वो एवरेज भी हो सकती है, वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है। अब ये आपकी अपनी पर्सनल जजमेंट है कि आपने इस पे सोचना है कि ये सिंपल इसको आप कंसिडर करेंगे या एवरेज करेंगे या कॉम्प्लेक्स करेंगे। इट इज नॉट सिंपल, बिकॉज देखिए जो काम सिंपल था वो ये था कि ये सिस्टम एम्प्लॉयज आई और सिस्टम अटेंडेंस मार्क कर दी, आसान काम है, आपको कुछ नहीं करना पड़ा। अब यहाँ पे आपको कुछ थोड़ी एफर्ट्स लगानी पड़ रही है, एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगानी पड़ रही है। दिस मीन्स कि ये जो इनपुट की टाइप है दैट इज नो लॉन्गर सिंपल इनपुट टाइप, इट कैन आइदर बी एवरेज वन, तो उसको एवरेज के तौर पे ट्रीट कर लें, या अगर आपको लगता है कि एवरेज से भी ज्यादा डिफिकल्ट है ये तो उसको आप कॉम्प्लेक्स के तौर पे ट्रीट कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से आप ये देखते हैं कि हमारे पास आउटपुट सब कितनी जनरेट हो रही हैं। हमारे पास कुछ अटेंडेंस की वार्निंग लेटर जनरेट हो रही है, उसके बाद ये हमारे पास जो है वो इन टाइप की आउटपुट जनरेट हो रही है, और हमारे पास जो वेजेस की लिस्ट है वो जनरेट हो रही है। 3 टाइप की आउटपुट जनरेट हो रही है। अब उसमें कुछ जो टाइप की आउटपुट्स है जनरेट हो रही है वो कम्प्लेक्स है, वो ज्यादा है, उसमें उसमें ये 4-5 टाइप्स की कैटेगरीज है। तो इसको हमने जो है वो डिफाइन कर दिया कि इट इज कम्प्लेक्स। एक को हमने कहा दैट इज द सिंपल वन, सिंपल एक लेटर जनरेट होना है, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम काम। देन लिस्ट ऑफ वेजेस के किस पर्सन को कितनी जो है वो वेज मिली, अगेन दिस कैन आल्सो बी द सिंपल वन। सो यहाँ पर जैसे हमने कहा हमारे पास मल्टीपल टाइप्स की रिपोर्ट जनरेट हो रही हैं, तो इस कैटेगरी को हमने कहा कि इसको हम कम्प्लेक्स कर लेते हैं। इसमें क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 टाइप्स की रिपोर्ट जनरेट हो रही है तो हमने इसको एवरेज में ले गए। अब यहाँ पे हमारे पास सिंपल एक लिस्ट है कि किस पर्सन को कितनी सैलरी मिली है, वो सिंपल सिंपल क्यूरी लगाएंगे, उससे हमें वो वैल्यू आ जाएगी। इसको हम सिंपल में कर सकते हैं। सो इस तरह से आपने अपने सिनेरियो के हिसाब से एनालाइज करना है। और ये भी नहीं है कि आप हम कहें कि जी ये हार्ड एंड फास्ट रूल बन गया है कि जी अगर आपके पास आउटपुट या इनपुट से हैं वो इस तरह से है तो उनको सिंपल करेंगे या एवरेज कहेंगे। अब ये आपकी अपनी थिंकिंग के पे भी डिपेंड करेगा। आपने अपना ये आपकी जो एजम्पशंस हैं और आपकी जो एक्सपीरियंस है वो आप बताता है बीइंग अ प्रोजेक्ट मैनेजर कि ये इनपुट्स जो हैं या ये जो आउटपुट्स जो हैं वो सिंपल है या एवरेज है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें कॉमन सेंस पे भी बेस करती होंगी कि कौन सी जो चीजें हैं वो सिंपल है, कौन सी जो एवरेज बनेंगी। इस तरह से हम या तो कॉन्टेक्स्ट मॉडल से एनालाइज कर लेते हैं वो मॉडल बना के, या जो रिक्वायरमेंट्स हमें कस्टमर ने दी होती हैं वो बना के रफ सा उसका हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, उनसे एनालाइज कर लेते हैं। बेटर ये है कि आप इस तरह से कॉन्टेक्स्ट मॉडल बना लें पहले सिस्टम का, उसके बाद फिर उससे एनालाइज करें कि हमारे पास जो चीजें हैं किस तरह से मूव कर रही हैं। ठीक है, सो ये हमारा जो लेक्चर था, ये हम जो नेक्स्ट केस स्टडी है वो आपकी मैंने सेल्फ स्टडी के लिए दी है, आप उसको खुद से स्टडी कर सकते हैं। और इसको स्टडी करके फिर आप इसकी एक डायग्राम बना सकते हैं। आपको थोड़ी सी टिप्स दे दी गई है कि हाउ टू आइडेंटिफाई द एक्सटर्नल इनपुट्स, आउटपुट्स, इंक्वायरीज वगैरह। देन यू हैव टू असाइन द कॉम्प्लेक्सिटी। देन यू कैन यूज दीज काइंड ऑफ फ्यूचर रिसोर्सेज कि आप इनको यूज करते हुए भी कैलकुलेशंस कर सकते हैं।